सुप्रभात। आज एक कहानी जिसका शीर्षक है दादी माँ और लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक अपनी कमजोरी के बारे में बता रहा है कि मेरी कमजोरी ही है कि सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते। जरा का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी सी। जरा भी दो तरह के शब्द होते हैं। अब देखिएगा, यह विदेशी शब्द है जरा, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ये जय के नीचे। अगर नुक्ता न लगा हुआ हो तो अपना हिंदी शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए, लेखक की एक प्रवृत्ति है कि जब भी ऐसा कुछ मौसम वगैरह होता है तो उसका मन अनमना सा हो जाता है, तो उसके जो शुभ चिंतक मित्र हैं वे उसे खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। छुट्टियाँ, ये एक शब्द भी ऐसा ही है कि इस उम्र में, बचपन में सबसे अच्छा लगने वाला शब्द होता है कि छुट्टियों में आनंद लेना, मज़े करना। तो लेखक को भी जब छुट्टियों की सूचना देते हैं, याद दिलाते हैं कि अब तो छुट्टियाँ होने वाली है, तो लेखक प्रसन्न हो जाता है और पीठ पीछे उसे लेखक को बताते, कमज़ोर बताते हैं और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रतिकूलता, प्रतिकूल अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है और प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। प्रतिकूल, विपरीत। तो विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक सोचता है, और क्या सोचता है कि अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। और यह एक सत्यता भी है कि सोचने से कुछ होता नहीं है। यहाँ देखो, अपनी किताब में भी कुछ सुधार करना। यहाँ एक चिन्ह जो गलत आया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह आना चाहिए था और ये पूर्ण विराम के बाहर आता है, अंदर दिया हुआ। लेखक सोचता है कि अब मैं उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। हालांकि लेखक सोचता जरूर है कि मैं अब उन बातों को न सोचूं, लेकिन अकारण ही, जबरदस्ती ही, न चाहते हुए भी बरबस, बरबस का मतलब होता है अकारण, जबरदस्ती, बलपूर्वक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि और उसमें चंद्रमा की शीत किरणों के समान कितनी उज्ज्वल स्वच्छ किरणें होती है, उसी के समान उसके मानस पटल पर एक धुंधली सी छाया नाच उठती है। अतीत के जो दिन हैं वे याद आते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। लेखक को लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। एक शब्द है इसमें क्वार। क्वार का मतलब होता है आश्विन मास। आश्विन मास हिंदी जो महीनों के नाम हैं, उन महीनों में 7वें क्रम पर जो जिस महीने का नाम होता है वो होता है आश्विन मास। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, आश्विन मास शुरू हो गया हो। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब लेखक को लग रहा है जैसे अब धुंधली छाया, बीते हुए समय की याद आती है उसे, और उसे ऐसा लगता है जैसे कि आश्विन मास चल रहा हो, उसके दिन आ गए हों। अभी भाद्रपद है और भाद्रपद के ठीक बाद
अभी आश्विन, हाँ भाद्रपद पूरा होकर आश्विन मास चल रहा है अभी। तो अभी जो महीना चल रहा है उसी महीने की बात, इन्हीं दिनों की बात, इन्हीं दिनों जैसा माहौल उसे याद आता है बचपन का। और जैसे गांव के चारों ओर पानी हिलोरें ही हिलोरें ले रहा हो। दूर के सिवान से, सिवान एक शब्द है, सिवान का मतलब होता है गांव के सीमावर्ती क्षेत्र की भूमि। सीमावर्ती भूमि, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये बरसाती घासें, गेहूं और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार, नाना विभिन्न प्रकार, तरह तरह की। बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में, जलाशय का मतलब होता है सरोवर, तालाब, जैसा कि पानी कहीं भरा हुआ दिखे और आप भी बचपन में ऐसा कुछ करते हो, उसी तरह लेखक को भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब गांव के लड़के उस पानी में किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं। अब लेखक उन दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि आषाढ़ में जब आम न मिले तो भी, जामुन न मिले तो भी कोई चिंता नहीं, इतना दुख नहीं होता। अगहन, अगहन का मतलब होता है मार्गशीर्ष, हिंदी महीने का नाम। कार्तिक मास के बाद आने वाला महीना। अगहन में चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, लाई जिसे आप मूढ़ी कहते हैं, पट्टी न मिले अफसोस नहीं, कोई मलाल नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। और जब आश्विन मास में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, और किस लिए हुड़क रहा था? झाग भरे जल में कूदने के लिए। वह दिन याद आ रहे हैं और वह भीतर तरस रहा था उसमें कूदने के लिए, जल में कूदने के लिए। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। हालांकि बीमारी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन लेखक को बीमारी भी अच्छी लगती है। हल्की बीमारी, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ताप, ज्वर, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। जल में कूदने का काम दिन में होता है, लेकिन ज्वर चढ़ा, और ज्वर कब उतरा? रात में। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में, और दादी माँ नहाकर आई और शायद उसी झाग वाले जल में नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद वालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। दादी माँ नहाकर आई हैं और उनका पतला दुबला शरीर, सफ़ेद किनारीहीन धोती पहन रखी है उन्होंने, सन से सफ़ेद बाल हैं। सन एक पौधा जिसकी छाल और रेशे से रस्सी बनती है। सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य है, सद्य का मतलब होता है अभी अभी, टपके हुए जल की शीतलता। सद्य का मतलब अभी अभी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए
आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक को ज्वर हो गया, लेकिन उसकी दादी माँ किस तरह से उसकी सेवा करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इतना ख्याल रखती लेखक का। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। दादी माँ जिन्हें बहुत कुछ अपने जीवन में अनुभव प्राप्त था, और उसी अनुभव के सहारे जब भी कोई गांव में भी बीमार हो जाता तो उसके पास पहुंचती और हाथ, माथा, पेट वगैरह छूकर उसकी बीमारी का पता लगाती और दवा तक भी बताती। अब देखो कौन कौन सी बीमारियां, जैसे मलेरिया, सरसाम मतलब सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगकर कंपकपी होकर ज्वर होना, बुखार होना। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। महामारी और विषुचिका, विषुचिका का मतलब होता है हैजा। महामारी जिस प्रकार अभी फैली हुई है, कोरोना महामारी, उसी तरह से महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। इतनी साफ सफाई से रहती। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उन्हें सफाई और समय पर किया हुआ काम इतना पसंद था, जब भी ऐसा कुछ नहीं होता तो जैसे वे पागल हो जाती, गुस्सा हो जाती। इसमें शब्द आया गिलाफ, तकिए का कवर, बिछोने का तकिए का कवर। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब पहले जो बात बताई जा रही थी वे लेखक अपने बचपन की बात बता रहा था, और अब लेखक की काफ़ी उम्र हो चुकी है और अब भी बुखार तो आता ही है, लेकिन नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। और डॉक्टर साहब जो भी दवा देते हैं, कुनैन जो बहुत ज़्यादा कड़वी तीखी दवा होती है, तो उस शीशी के डर से ही उसके तीखापन, तिताई का मतलब होता है तीखापन, उसके डर से ही बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन लेखक उन दिनों को याद करता है जब बचपन में ऐसे बुखार की उसे बहुत ज़्यादा ऐसा बुखार अच्छा लगता था। उसकी इच्छा होती थी कि ऐसी हल्की बीमारी आए, लेकिन अब उसे ऐसी अब उसे ऐसा अच्छा नहीं लगता। उसमें सिर्फ अंतर यही था कि उस समय उसे दादी माँ के द्वारा की गई सेवा, उनका जो स्नेह मिलता था वह पसंद था, वह अच्छा लगता था, लेकिन अब वह नहीं मिलता। इस वजह से यह बुखार भी उसे अच्छा नहीं लगता। अब जी नहीं करता कि ऐसा बुखार उसे आए। हालांकि कहानी अभी भी आगे भी काफ़ी बाकी है, लेकिन अगला भाग अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना। और ये जो शब्दार्थ बताएं आपको, इन शब्दार्थ को देख देख कर आराम से अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में करना है। इसके अलावा इस पाठ का ये जो पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो दादी माँ के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती हैं, वे सारी देखकर आराम से समझकर उत्तर के रूप में लिखनी है। आज के लिए शब्दार्थ और शब्दार्थों के साथ साथ ये पहला प्रश्न जिसका उत्तर लिखना है आपको।